हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द आशीष अकाउंटेंसी क्लासेस। स्टूडेंट्स, क्लास 12th का एक चैप्टर है, चैप्टर कैश फ्लो स्टेटमेंट। उसके अंदर सेकंड एक्टिविटीज़ जो है वो बनती है कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़। तो इसमें किस तरीके से कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ हम बनाते हैं और किस किस अकाउंट्स की हेल्प से और कौन कौन से आइटम्स हम इसमें कंसीडर करते हैं, इन सब चीज़ों को आज की क्लास में हम पढ़ेंगे। तो देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले मैं कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ का फॉर्मेट बनाता हूँ। आपको क्या करना है, इस तरीके से आप एक कॉलम लेंगे और इसके दो पार्ट कर देने हैं। एक तरफ आपको पर्टिकुलर्स करना है और दूसरी तरफ आपको अमाउंट लिखना पड़ेगा। सबसे पहली चीज़, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ किस चीज़ से रिलेटेड हुआ करती है। एक्चुअल में स्टूडेंट्स, कंपनी जो है वो अपने कुछ इन्वेस्टमेंट फिक्स्ड एसेट्स में किया करती है और इन्वेस्टमेंट जब फिक्स्ड एसेट्स में करती है तो उन फिक्स्ड एसेट्स से रिलेटेड एक्टिविटीज़ को इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में लिया जाता है। जैसे कि आपके फिक्स्ड एसेट्स जो हैं उसके अंदर दो कैटेगरी आती हैं। फिक्स्ड एसेट्स में दो कैटेगरी आया करती हैं। पहली कैटेगरी होती है टेंजिबल असेट्स। टेंजिबल असेट्स वो एसेट्स होते हैं जिनको हम देख सकते हैं, जिनको हम टच कर सकते हैं, वो सब टेंजिबल असेट्स हुआ करते हैं। जैसे कि बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर एट्सेट्रा। और दूसरे होते हैं इनटेंजिबल असेट्स। इंटेंजिबल असेट्स कौन कौन से होते हैं? एक तो जैसे कुछ सॉफ्टवेयर हुआ करते हैं, इसके अलावा पेटेंट्स हैं, कॉपी राइट्स हैं। तो ये सब चीज़ें एटसेट्रा आपकी इंटेंजिबल असेट्स कहलाती हैं। अब इसमें इनसे रिलेटेड क्या एक्टिविटीज़ लिया करते हैं वो देखते हैं। स्टूडेंट, सबसे पहले हम लेंगे टेंजिबल असेट्स। तो अगर टेंजिबल असेट्स आपके परचेज हो रहे हैं, परचेज ऑफ टेंजिबल असेट्स, तो यहाँ पे कैश आउटफ्लो हो रहा है, क्योंकि आप चीज़ों को परचेज जब करके लाते हैं तो आपकी तरफ से पैसा जाता है। तो उस आउटफ्लो को हम क्या करते हैं, कैश जा रहा है तो माइनस की तरफ लिखते हैं। तो जो भी अमाउंट होगा आपको ब्रैकेट में, मतलब माइनस में लिख देना होगा। इसी तरीके से अगर सेल हो रही है, सेल ऑफ टेंजिबल असेट्स, तो आपको क्या करना है, आपकी तरफ पैसा आ रहा है क्योंकि सेल करने पे पैसा मिलता है, तो कैश इनफ्लो हो रहा है, तो इसलिए उसको क्या लिखेंगे हम, प्लस में। इसके अलावा इसी तरीके से टेंजिबल तो हो गया, इनटेंजिबल असेट्स को करेंगे। ध्यान रखना है, इनटेंजिबल असेट्स अगर सेल हो रही है, सेल नहीं, उसको अमोर्टाइज कहेंगे। तो यहाँ पे सेल ऑफ इनटेंजिबल एसेट्स नहीं आता, केवल क्या आएगा, परचेज ऑफ इनटेंजिबल एसेट्स। क्योंकि अगर अमोर्टाइज हो रही होती है इंटेंजिबल एसेट्स तो वो जाती है ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ के अंदर। तो सेल ऑफ इंटेंजिबल असेट्स, इससे पैसा, सॉरी, परचेज ऑफ इंटेंजिबल असेट्स से पैसा जाता है, इसलिए वो माइनस में लिखा जाता है। इसके अलावा स्टूडेंट्स, एक नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट वर्ड जो आता है, क्योंकि टेंजिबल असेट्स और इंटेंजिबल असेट्स तो हो गया, इसके अलावा तीसरी चीज़ जो आती है वो होती है नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट। तो ये भी आपको क्या करना पड़ता है, देखना पड़ता है सेल है या परचेज। अगर परचेज है, परचेज ऑफ नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट, तो वो तो क्या हो जाएगा, माइनस। और अगर आप सेल कर रहे हैं, सेल ऑफ नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट, तो वो हो जाता है आपका प्लस। तो ये कुछ चीज़ें हैं जिसमें हमें परचेज एंड सेल देना पड़ता है। अब हमें देखना है, इसके अलावा कुछ 3 पॉइंट्स ऑन है जिसको हम यहाँ पे कंसीडर करते हैं। पहला पॉइंट है डिविडेंड रिसीव्ड। अगर क्वेश्चन के अंदर डिविडेंड रिसीव्ड है तो उसको हमें प्लस करना है। उसके बाद रेंट रिसीव्ड और इसके अलावा इंटरेस्ट रिसीव्ड।
तो स्टूडेंट्स आपको इसी तरीके से इन तीनों को बोलना होगा DRI। DRI में डिविडेंड रिसीव्ड, रेंट रिसीव्ड एंड इंटरेस्ट रिसीव्ड। तो परचेज एंड सेल ऑफ टेंजिबल असेट्स, इंटेंजिबल असेट्स, नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट एंड DRI, डिविडेंड रिसीव्ड, रेंट रिसीव्ड एंड इंटरेस्ट रिसीव्ड। तो ये तीनों क्या हो जाते हैं? प्लस हो जाते हैं, क्योंकि इनसे पैसा आता है, कैश इनफ्लो होता है। और लास्ट में जो भी बैलेंस बचता है वो अपने आप में हो जाता है कैश फ्लो। अगर पॉजिटिव में नहीं, अगर नेगेटिव में आता है तो हो जाता है कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। तो इस तरीके से आप फॉर्मेट तैयार कर देते हैं कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज का। अब इसके अंदर स्टूडेंट्स होता क्या है, ये जो आइटम्स होती हैं कभी के बार तो सीधा सीधा लिखे होते हैं और कभी के बार आपको कैलकुलेट भी करने पड़ते हैं। और कैलकुलेट करने पड़ते हैं तो आपको फॉलोइंग फॉर्मेट का इस्तेमाल करना पड़ता है। तो वो हम अगर कैलकुलेट करेंगे तो किस तरीके से करेंगे वो हम बात करेंगे। देखिएगा, अगर आपके पास कोई भी टेंजिबल असेट्स की परचेज या सेल नहीं दे रखी और एडिशनल इंफॉर्मेशन में कोई रिलेटेड चीज़ें गिवन है, तो मुझे अकाउंट बना के उन टेंजिबल एसेट्स का परचेज एंड सेल निकालनी पड़ेगी। जैसे फॉर एग्जांपल देखिएगा, सपोज करें आपकी एडिशनल इंफॉर्मेशन किसी फिक्स्ड एसेट से रिलेटेड है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? उसका फिक्स्ड एसेट्स अकाउंट बनाना पड़ेगा। तो फिक्स्ड एसेट्स अकाउंट के लिए आपको एक लेजर बनाना होगा जिसमें ये साइड डेबिट होती है और ये साइड क्रेडिट होती है, और यहाँ लिखना होगा पर्टिकुलर्स। ये तब करना होगा जब आपके पास कोई भी परचेज एंड सेल डायरेक्टली नहीं दे रखी और फिक्स्ड एसेट्स से रिलेटेड या कोई भी एसेट्स के रिलेटेड कोई भी एक एडजस्टमेंट दे रखी है। तो आप शुरुआत करते हैं फिक्स्ड एसेट्स की डेबिट साइड से, क्योंकि फिक्स्ड एसेट्स एसेट होता है इसी वजह से, और ख़त्म करते हैं बाई बैलेंस कैरीड डाउन पे। तो आप यहाँ अमाउंट डाल देंगे शुरुआत में। हम एक क्वेश्चन भी करेंगे, उसके थ्रू भी समझेंगे चीज़ों को। और अगर एडजस्टमेंट में कुछ लिखा है, जैसे सेल हो रही है कोई भी चीज़, तो बाई सेल यहाँ लिखना पड़ेगा आपको, मतलब बाई बैंक के थ्रू लिखना होगा बाई बैंक अकाउंट, और ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा सेल। तो कोई भी अमाउंट है आप यहाँ लिख दोगे। अगर वो प्रॉफिट पे हो रहा है तो सेल, अगर प्रॉफिट पे हो रही है तो प्रॉफिट आपको यहाँ लिखना पड़ेगा, और कोई भी लॉस हो रहा है तो लॉस यहाँ लिखना पड़ेगा। ये स्टूडेंट, ये वाला पार्ट जो होता है पूरा का पूरा, ये सब वर्किंग नोट का पार्ट होता है, आपको मेन में नहीं दिखाना पड़ता है। तो कोई भी सेल हुई है नुकसान पे, तो नुकसान यहाँ यानी लॉस बुक यहाँ किया जाएगा, प्रॉफिट बुक यहाँ किया जाता है। इस पर कोई भी डेप्रीशिएशन होता है तो वो डेप्रीशिएशन अकाउंट के नाम से डेप्रीशिएशन यहाँ बुक किया जाता है। और जब हम इसका टोटल करते हैं, बैलेंसिंग करते हैं, तो यहाँ अपने आप ही परचेज बैलेंसिंग फिगर निकल आता है। बैलेंसिंग फिगर मतलब बचा हुआ बैलेंस, यानी इसको टोटल करते हैं और इसमें से इसको माइनस करते हैं तो ऑटोमेटिकली आपका यहाँ पे बैलेंसेस निकल आते हैं। अब क्या होता है, एक और सिचुएशन यहाँ पे क्रिएट हो जाती है स्टूडेंट्स। वो सिचुएशन ये रहती है कि फिक्स्ड एसेट्स के साथ अगर एक्यूमुलेटेड डेप्रीशिएशन या फिर प्रोविज़न फॉर डेप्रीशिएशन अकाउंट दे रखा होता है, तब हमें क्या करना पड़ता है, तो आपको साथ में प्रोविज़न फॉर डेप्रीशिएशन अकाउंट भी बना लेना होगा। प्रोविज़न फॉर डेप्रीशिएशन कह सकता हूँ उसको, या फिर बोल सकता हूँ मैं एक्यूमुलेटेड डेप्रीशिएशन। तो देखिए, ये होता है आपका लायबिलिटी अकाउंट। तो इसलिए बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन इधर लिखना पड़ता है और टू बैलेंस कैरीड डाउन इधर लिखना पड़ता है। तो ये आप अमाउंट सबसे पहले निकाल देंगे या लिख देंगे। उसके बाद ये जो डेप्रीशिएशन ऊपर होता है, ये तब होता है जब दोनों अकाउंट साथ में बन रहे होते हैं। अगर सिंगल बन रहा होता है तो इसको हम इसी तरीके से बनाएंगे, केवल इतना ही। और अगर ये दोनों साथ में बना रहे हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन, और ये जो डेप्रीशिएशन है इसको क्या लिखना पड़ेगा आपको, प्रोविज़न फॉर डेप्रीशिएशन पूरा नाम। और ये सेम अमाउंट आपको यहाँ भी लिखना पड़ेगा, किस नाम से, टू
फिक्स्ड एसेट्स, क्योंकि आप फिक्स्ड एसेट्स अकाउंट्स हेड से उठा रहे हैं तो इसलिए 2 फिक्स्ड एसेट्स। सेम अमाउंट यहाँ पे लिख जाएगा प्रोविज़न फॉर डेप्रीशिएशन नाम से, क्योंकि ये प्रोविज़न फॉर डेप्रीशिएशन अकाउंट से गया और ये चीज़ यहाँ पे आ जाएगी। और यहाँ जो बैलेंस बचेगा वो अपने आप में फिर डेप्रीशिएशन अकाउंट के नाम से आ जाएगा, बैलेंसिंग फिगर। तो इस तरीके से आपको असेट अकाउंट बना के विद एक्यूमुलेटेड डेप्रीशिएशन अगर क्वेश्चन में हो तो, और नहीं तो सिंगल अकाउंट फिक्स्ड एसेट्स बना के उसकी परचेज और या फिर सेल ये पता कर लेनी होगी। क्लियर स्टूडेंट? तो ये सारी रिलेटेड एक्टिविटीज थी जो इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज के कैश फ्लो में आया करती हैं। अब हम एक क्वेश्चन डिस्कस करेंगे स्टूडेंट्स आपके साथ और फिर इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। चलिए स्टूडेंट्स क्वेश्चन रीड करते हैं। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज एज एट 31 मार्च। और यहाँ फॉलोइंग बैलेंसेस गिवन है आपके 31 मार्च 2018 और 31 मार्च 2019 के। एडिशनल इन्फॉर्मेशन में लिखा है डेप्रीशिएशन चार्ज ऑन प्लांट एंड मशीनरी। प्लांट एंड मशीनरी विद अ बुक वैल्यू ऑफ ₹60,000 was sold for 40,000. Land was sold at a profit of 60,000 and no investment was sold during the year. अब स्टूडेंट इसमें देखिए प्लांट एंड मशीनरी की एडजस्टमेंट है, लैंड की एडजस्टमेंट है और कह रहा है नो इन्वेस्टमेंट वाज सोल्ड ड्यूरिंग द ईयर, इसकी भी एडजस्टमेंट है। तो हमें क्या करना होगा, फॉलोइंग अकाउंट इसमें बनाने पड़ेंगे। तो देखिए सबसे पहले मैं अकाउंट बनाता हूं प्लांट एंड मशीनरी का। तो देखिएगा यहाँ पे प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट बनाने के लिए मुझे एक लेजर बनाना होगा, प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट। पर्टिकुलर्स अमाउंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट। आपको यहाँ पहले टू बैलेंस ब्रॉट डाउन एंड बाई बैलेंस कैरी डाउन डालना होगा। जो ये कितना बैलेंसेस गिवन है यहाँ पे गिवन है 8,50,000 और 10 लाख। तो आप लिख देंगे यहाँ पे 8,50,000 बिगिनिंग का है और 10 लाख एंड का है। इसके बाद इसमें जो एडजस्टमेंट दे रखी है वो लिखा हुआ है प्लांट एंड मशीनरी विद द बुक वैल्यू ऑफ 60,000 वाज सोल्ड फॉर 40,000। तो स्टूडेंट देखिएगा प्लांट एंड मशीनरी विद द बुक वैल्यू ऑफ 60,000 वाज सोल्ड फॉर 40,000, मतलब 60,000 की चीज़ कितने में बिक रही है, 40,000 में बिक रही है। तो आपको कितने रुपए का फ़ायदा हो गया, नुकसान हो गया, सॉरी 20,000 रुपये का। तो आप देखिए इसको कैसे नोट करेंगे। यहाँ पे लिखेंगे बाई बैंक ब्रैकेट में सेल, कितने का बेचा आपने, 40,000 का। ठीक, उसके बाद आपको क्या लिखना है, बाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। क्या बुक कर देना, लॉस, कितने का हो गया, 20,000 का। इसके अलावा डेप्रीशिएशन भी गिवन है प्लांट एंड मशीनरी पे, जैसे हमने रीड किया वो डेप्रीशिएशन गिवन है आपका 50,000 का। तो आप क्या करेंगे, इसकी टोटलिंग कर देंगे। टोटलिंग में 40 और 20 60 और 50 1 10 11,10,000। और यहाँ पे जो भी बैलेंस बचेगा वो अपने आप में क्या हो जाता है, टू परचेज बैलेंसिंग फिगर। तो टू परचेज के नाम से बैलेंसिंग फिगर आ जाती है। यहाँ पे 11,10,000 से 850 गए तो 2,60,000 और टोटल 11,10,000। क्लियर स्टूडेंट्स? तो हमारी दो एक्टिविटीज़ काम की, एक तो ये परचेज की काम है और एक सेल की काम की है। उसके अलावा दूसरा अकाउंट बनेगा अब लैंड का। वो लैंड का क्यों, क्योंकि यहाँ पे एक एडजस्टमेंट लैंड से रिलेटेड थी। लैंड वाज सोल्ड एट ए प्रॉफिट ऑफ ₹60,000। आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पे जी। तो यहाँ पे हमें लैंड अकाउंट बनाना होगा। फिर से वही टू बैलेंस ब्रॉट डाउन एंड बाई बैलेंस कैरी डाउन। तो आप यहाँ पे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन इसका दे रखा है 2 लाख और लास्ट का जो दे रखा है बैलेंस वो दे रखा है 1 लाख। आपको ये पता है कि प्रॉफिट है क्योंकि लैंड वाज सोल्ड एट ए प्रॉफिट ऑफ ₹60,000। तो प्रॉफिट तो 60,000 है, लेकिन आपको सेल नहीं पता कितने की है। तो बाई कैश ब्रैकेट में सेल अपने आप बैलेंसिंग फिगर आ जाएगी। ये हो गया 2,60,000,
इसका मतलब 1,60,000 की सेल हुई है जिस पे 60,000 का प्रॉफिट है, तो इसको भी 2,60,000 पूरा कर देते हैं। तो स्टूडेंट्स ये दो अकाउंट्स हमने बनाए इसमें जो हमें ज़रूरत थी। उसके बाद एक एडजस्टमेंट जो थी वो थी नो इन्वेस्टमेंट वाज सोल्ड ड्यूरिंग द ईयर। देखिए इसमें देख पा रहे होंगे आपने डेप्रिसिएशन चार्ज ऑन प्लांट एंड मशीनरी, प्लांट एंड मशीनरी विद द बुक वैल्यू ये हो गया, लैंड वाज सोल्ड एट ए प्रॉफिट ऑफ इतना एंड नो इन्वेस्टमेंट वाज सोल्ड ड्यूरिंग द ईयर। तो इसमें कोई इन्वेस्टमेंट सोल्ड नहीं हो रहा है। इन्वेस्टमेंट की वैल्यू पहले कितनी थी 40,000, अब 1,00,000 तो मतलब परचेज हो रहा है, ठीक है, पूरा का पूरा। तो देखिएगा अब मैं क्या बनाता हूँ आपके सामने, अब बना के चलते हैं हम लोग कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़। तो यहाँ लिख देंगे हम कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़। और इसी तरीके से कॉलम बना लेंगे और उसमें लिख देते हैं। तो सबसे पहले क्या था, आपने परचेज करी, परचेज ऑफ प्लांट एंड मशीनरी। कितना परचेज हो रहा है प्लांट एंड मशीनरी का, हमने खुद निकाला था 2,60,000। कुछ सेल और की थी ऑफ प्लांट एंड मशीनरी, ये तो माइनस हो गया। सेल ऑफ मशीनरी आपने की थी 40,000 की, तो ये प्लस हो जाता है। इसी तरीके से लैंड में सेल ऑफ लैंड आया था, कितने की सेल की आपने, 1,60,000 निकल के आई थी। इसके अलावा आपने इन्वेस्टमेंट, जैसे मैंने आपको दिखाया था, परचेज ऑफ नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट, कोई सेल तो हो नहीं रहे थे, तो परचेज ऑफ नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट, टोटल कितने की परचेज हो रही थी आपके, 60,000 रुपये के। तो ये भी क्या हो जाएगा माइनस, जब आप टोटल करेंगे इसका तो 2,60 और 60 3,20, 3,20 में से 2,00,000 गई तो आपका आंसर आ जाता है 1,20,000, वो भी किसका, नेगेटिव। तो इसको लिख दिया जाएगा कैश यूज्ड, क्योंकि माइनस में आंसर है, इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। आपका आंसर 1,20 आ जाता है। तो स्टूडेंट इस तरीके से हम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ के क्वेश्चंस करेंगे। नेक्स्ट क्लास में फिर से एक अच्छे से क्वेश्चन के साथ इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ के हम लोग देखेंगे क्लास को। अभी फिलहाल हमने इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ का फॉर्मेट किया और फॉर्मेट करने के बाद में हमने उसके लिए एक रिलेटेड क्वेश्चन किया जो कि अकाउंट बेसिस था, जिसमें हमने लेजर अकाउंट बनाए थे। सिंपल भी हो सकता था, सिंपली बहुत आसान होता है, उसमें चीज़ें डायरेक्टली दे रखी होती हैं, तो इसलिए हमने डायरेक्टली लिख देनी होती है। तो ये चीज़ इतनी तो आपको समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट क्लास में हम एक नए क्वेश्चन के साथ इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ के होंगे, आपके साथ होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। कोई भी क्वेश्चंस हो आप मुझसे पूछ सकते हैं और प्लीज़ स्कूल आइए ताकि आपके अच्छे से चीज़ें समझ में आ सके। थैंक यू।